शक्ति पार्टी रामविलास को अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में मैं इस प्रकोष्ठ से जुड़े हर पदाधिकारी साथी का स्वागत करता हूं। अलग अलग जिले अलग अलग प्रखंडों से आए हुए इस प्रकोष्ठ के तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथियों का आज इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम समय के एक ऐसे दौर पे रखा गया है जब अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर कई तरीके के भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। आज आप लोगों के समक्ष हम लोगों के हितों से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों के साथ मैं साझा करना चाहता हूं। अनुसूचित जाति जनजाति हमारे समाज का एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसको दशकों से प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, जिसने सदियों से प्रताड़नाएं झेलने का काम किया, भेदभाव के शिकार हुए, निरंतरता में अपने अधिकारों के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा और ये संघर्ष आज भी थमा नहीं है। आज भी ये बदस्तूर जारी है। आज भी हम लोग को अपने छोटे छोटे हक अधिकारों के लिए हम लोगों को प्रयास करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है। इस लड़ाई को अंजाम तक एक सुखद सकारात्मक अंजाम तक लेकर जाने की सोच के साथ मेरे नेता ने जिसे अपना नेता माना, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने संविधान के माध्यम से कई ऐसे प्रावधान बनाने का काम किया जिससे पीछे की सोच सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई थी, सामाजिक समानता से जुड़ी हुई थी, सामाजिक अवसरों से जुड़ी हुई थी, ताकि समाज में हमें एक बराबर के अवसर मिले, एक बराबर के अधिकार मिले, एक जैसा सम्मान मिले। अफसोस डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने दशकों तक इस लड़ाई को लड़ने का काम किया, संवैधानिक अधिकार हम लोग को दिलाने का काम किया, पर फिर भी उनके रहते हुए हम लोग इस लड़ाई को उस अंजाम तक लेकर नहीं जा पाए। कई पीढ़ियों ने संघर्ष किया। मेरे खुद के नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने संघर्ष करने का काम किया ताकि वो हमारे समाज के लोगों को उस सामाजिक न्याय की लड़ाई में बराबरी और समानता का अधिकार दिला सके। अफसोस मेरे नेता ने पूरा जीवन इसके लिए समर्पित किया, पर आज भी कई ऐसे उदाहरण हम लोग को देखने को मिलते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की जाति के आधार पर हम लोगों के साथ भेदभाव किया जाता, हम लोगों को आगे बढ़ने से रोका जाता, हम लोगों को जो मौके जो अवसर मिलने चाहिए, जो हमारा हक हमारा अधिकार है, उससे हम लोग को वंचित रखा जाता है। और गाहे बगाहे कई ऐसे षड्यंत्र रचे जाते हैं कि किस तरीके से हम लोग के अधिकारों पर डाका डालकर दूसरे लोगों को हमारे अधिकार दे दिए जाए। ये प्रथा आज भी कायम है। ऐसे में अब ये जिम्मेदारी हम लोगों की पीढ़ी पर है कि कम से कम अपने आने वाले भविष्य को, हमारी अगली पीढ़ी को इस तरीके के संघर्ष, भेदभाव, अत्याचार से ना गुजरना पड़े।
उसके लिए आज हम लोगों को कड़े कदम उठाने की जरूरत है, कड़े फैसले लेने की जरूरत है, और सबसे ज्यादा जरूरत है तो सामाजिक एकता की। आज सबसे ज्यादा प्रहार हमारी एकता पे किया जा रहा है। आज सबसे ज्यादा प्रयास हम लोगों को तोड़ने का किया जा रहा है, ताकि आपस में हम लोग बटें, आपस में हम लोग एक दूसरे का हम लोग विरोध करें। और जो अंग्रेजों के जमाने की नीति चलती थी, डिवाइड एंड रूल की, बांटो और शासन करो, उस नीति पर कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कार्य करने का प्रयास करें और हम लोगों को बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करें। और बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं इसमें शामिल हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, कई बार न्यायालय के द्वारा भी ऐसी टिप्पणी कर दी जाती है जो हम लोगों को बांटने की दिशा में लेकर जाने का प्रयास करती है। साथियों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से यह आग्रह करने आया हूं आप लोगों से कि समाज में एकजुटता का होना बहुत जरूरी है। हम लोगों को जाति से उठकर जमात की बात करने की जरूरत है, और जब तक हम लोग पूरी जमात की बात नहीं करेंगे, लोग षड्यंत्र रचकर हम लोगों को एक दूसरे से बांटते रहेंगे। और जब हम ही लोगों में एकता नहीं रहेगी तो फिर काहे के हमारे हक, काहे का हमारा अधिकार, उसको चुटकी बजाते ये लोग छीनने का काम करेंगे। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब तक जीवित थे, अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया। उन्होंने किसी जाति की लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया, पूरी जमात को उन्होंने एक साथ लेकर आगे बढ़ने का उन्होंने काम किया। आज कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो बड़े बड़े हमारे आदर्श, हमारे नेताओं के ठेकेदार बनने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, जिनको कई राजनीतिक दलों ने जो दशकों तक आजादी के बाद सत्ता में रहने का काम किया, उन्होंने कभी बाबा साहेब को पूछना तक जरूरी नहीं समझा। आज अपने राजनीतिक लाभ की दृष्टि से, अपने राजनीतिक लालच की सोच से आज बाबा साहेब का नाम लेके ये लोग नहीं थक रहे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस जैसी पार्टियों से, जो आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, अनुसूचित जाति, दलितों की बात करते ये लोग नहीं थक रहे, तो भैया क्यों डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की एक तस्वीर तक इन्होंने भारत की संसद में लगाना जरूरी नहीं समझा? 47 में भारत आजाद हुआ और 89 तक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की एक प्रतिमा तक, एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी। आज मैं तीसरी बार का सांसद हूं। जिस संविधान की शपथ खाकर मैं उस संसद में जाता हूं, उसी संविधान के रचयिता, उसी संविधान के निर्माता की तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं हो, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। पर यह हकीकत रहा, हकीकत रहा। एक परिवार के 3-3 सदस्यों की, 3-3 पीढ़ी की, कांग्रेस पार्टी से आने वाले उनके नेताओं के 3-3 पीढ़ियों की तस्वीर पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लगी हुई थी। पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारे संविधान को बनाने का काम किया, जिन्होंने हम लोगों को हक, अधिकार, संवैधानिक अधिकार दिलाने का काम किया, उनकी तस्वीर भी नहीं। और ये लोग बात करेंगे, ये लोग बात करेंगे दलितों की, ये लोग बात करेंगे अनुसूचित जाति की, ये लोग बात करेंगे हम लोग के हक, अधिकार, सम्मान दिलाने की, जिन लोगों ने हमारे नेता बाबा साहेब तक को सम्मान देने का काम नहीं किया, उनको चुनाव हरवाने का काम किया। पहली बार देश में अगर किसी नेता ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान देने का काम किया, उनका तय चित्र भारत की संसद में लगाने का काम किया, वो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को। वीपी सिंह जी
वो सरकार 89 में वीपी सिंह जी की वो सरकार जिसमें पहली बार मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी केंद्र सरकार में मंत्री बने, श्रम एवं कल्याण विभाग की उनको जिम्मेदारी सौंपी गई और उस वक्त का ये विभाग बहुत बड़ा विभाग होता था। आज इस विभाग को 6-7 छोटे छोटे विभागों में बांट दिया गया। सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री को आज की तारीख में उसमें से बाल महिला ये सब अलग कर दिया गया। उस वक्त ये तमाम मंत्रालय 6-7 मिनिस्ट्रियां मिलकर एक बड़ा मंत्रालय होता था। उस वक्त पहली बार हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की ये देन है कि उन्होंने भारत के सेंट्रल हॉल में और जब उन्होंने इस प्रस्ताव को सामने रखा तो इन्हीं लोगों ने, ये विपक्ष में जो लोग आज बैठे हैं, इन लोगों ने इस बात को कहा कि भैया यहाँ पे जगह नहीं है। उस वक्त हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने कांग्रेस के नेताओं को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा था कि जगह दिल में होनी चाहिए, अगर दिल में जगह हो तो दीवार में अपने आप जगह होगी। और आज भारत की संसद में सेंट्रल हॉल के अंदर सबसे ज्यादा प्रमुख स्थान पर बाबा साहेब की वो तस्वीर लगी। ये जानकारी आप लोग के साथ सिर्फ इस उद्देश्य से साझा कर रहा हूं ताकि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सही मायनों में हमारे हकों के लिए, हमारे अधिकारों के लिए और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे समाज को सम्मान दिलाने के लिए किसने लड़ाई लड़ी और कौन आके यहाँ पे घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहा है, झूठी बातें करने का काम कर रहा है। आज हम लोग गर्व से बोलते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब को भारत रत्न दिलवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। 14 अप्रैल को बाबा साहेब की हम लोग जयंती मनाने का काम करते हैं। उनके जयंती दिवस पर छुट्टी की घोषणा करवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। साथियों, आज बहुत आसान है कई ऐसे राजनीतिक दलों के लिए बात बात पर आकर बाबा साहेब की जयंती मनाना, बाबा साहेब का नाम लेना, उनके नाम पर हम लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करना, जबकि हकीकत है कि एक लंबे समय तक बाबा साहेब को आजादी के बाद की सरकारों ने पूछना तक जरूरी नहीं समझा। आज हमारे नेता की वजह से न सिर्फ बाबा साहेब को सम्मान देने का काम किया, बल्कि उनके जितने तीर्थस्थल ऐसी जगहें जहां पे बाबा साहब का जन्म हुआ हो, मऊ हो या लंदन तक, जहां पर जाकर उन्होंने तालीम शिक्षा हासिल करने का काम किया, इन तमाम स्थानों को चिन्हित कर उसको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिलवाकर उनको विकसित करवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। साथियों, आज ये जानकारी आप लोगों के साथ साझा करके आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे नेता, मेरे पिता ने पूरा जीवन समर्पित किया ताकि हम लोगों की आने वाली पीढ़ी को उस भेदभाव से गुजरना ना पड़े जिस भेदभाव का शिकार मेरे पिताजी की पीढ़ी के लोग, मेरी पीढ़ी के लोग हुए हैं, आप लोगों की पीढ़ी के लोग हो रहे हैं। आने वाली पीढ़ी कम से कम सर उठाकर, आंख से आंख मिलाकर आगे बढ़ने का काम कर सके, ऐसी व्यवस्था का निर्माण हम लोगों को करके जाना है जिसमें महत्वपूर्ण योगदान हमारे पूर्वज कर चुके हैं। आज वो कम से कम हम लोगों को एक ऐसे स्थान, एक ऐसे मंच तक उन्होंने हम लोग को लाकर खड़ा किया जहां पर हम लोग अपनी आवाज को बुलंद कर सकते। नहीं तो याद कीजिए, समय का एक कालखंड वैसा भी था, एक दौर ऐसा भी था जब अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों को गांव से बाहर रखा जाता था, उनकी कमर पर झाड़ू बांधा जाता था, गले में घंटी लटकाई जाती थी कि अगर गांव में ये लोग आए तो खिड़की दरवाजे बंद कर लें। छूना तो बहुत दूर की बात है, देखना तक पाप माना जाता था। उस परिस्थितियों से जूझते हुए हमारे नेता, हमारे पूर्वज हम लोग को यहां तक लेकर आए, पर अब इसके एक अंतिम पड़ाव तक हम लोगों को लेकर जाना है। आज भी अफसोस इस बात का होता है कि ये भेदभाव गाहे बगाहे आज भी हम लोग को अनुभव करना पड़ता। गांव की परिस्थितियां तो भूल ही जाए,
जिसमें हम लोग को आए दिन ऐसी भेदभाव वाली सोच का सामना करना पड़ता है बड़े स्तर पर। कई ऐसे मुख्यमंत्री उदाहरण रहे हैं, हम लोगों के राज्य के भी मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने मंदिर में प्रवेश किया तो उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाने का काम किया गया। आज भी हम लोगों को ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर अपनी बारात निकालने के लिए सुरक्षा की मांग करता है। आज भी समाज में ऐसे उदाहरण हैं जहां पर एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार को मंदिर में जाने से रोका जाता है। आज भी हम लोग उस भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। और उसके बाद समाज में कुछ लोग हम लोगों को बांटने की बात करते हैं। बात की जाती है क्रीमी लेयर को लाने की, बात की जाती है हम लोगों को जातियों में बांटने की, जबकि आज की तारीख में भी पहले तो हम लोग को यह बात समझनी जरूरी है कि क्या है अनुसूचित जाति, कौन है अनुसूचित जाति में आने वाले लोग। कई बार कुछ लोग जो टिप्पणी कर देते हैं कि इनको क्रीमी लेयर में ले आना चाहिए, हम लोगों के साथ भेदभाव का आधार शैक्षणिक या आर्थिक नहीं रहा है, ये समझने की जरूरत है हम लोगों को। और कुछ लोग जो नए नए आए हैं जिनको ये समझ में नहीं आता कि हम लोग किस संघर्ष के दौर से गुजरे हैं, ये उन लोगों को जानने की जरूरत है कि कौन है ये अनुसूचित जाति के लोग, क्या है ये शेड्यूल कास्ट। ये वो जातियां हैं जिनको संविधान में शेड्यूल किया गया, जिनको लिस्ट किया गया, जिनके नाम लिखे गए इन जातियों के हमारे संविधान में, जो कभी ना कभी समय के किसी न किसी दौर में छुआछूत का शिकार रहे हैं, अनटचेबिलिटी का शिकार रहे हैं, जिनको देखना छूना पाप माना जाता था। उन जातियों को चिन्हित कर हमारे संविधान में अंकित किया गया और इन जातियों को अनुसूचित जाति कहलाया। इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति भी है, जिनमें ऐसी जातियों के नाम को जोड़ा गया जिनकी वेशभूषा, बोलचाल, रहन सहन जनजातीय ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक जिनके रहे हैं, जिनका अलग बोलना, अलग रहना, अलग परंपराएं, अलग भाषाएं नहीं हो, उनको जनजाति में उनको डाला गया। पर जिनको अनुसूचित जाति में डाला गया उनका आधार सिर्फ और सिर्फ छुआछूत रहा, अनटचेबिलिटी रहा। तो जो लोग कभी ना कभी क्रीमी लेयर का जिक्र करते हैं, वो लोग बताएं ना कि अनुसूचित जाति में कौन सी ऐसी जाति है जो आज की तारीख में भी छुआछूत की शिकार नहीं होती हो। कौन सी ऐसी जाति है जो आज कहीं पर भी चली जाए और उसको समानता का अधिकार मिलता हो। हकीकत है कि आज भी हम लोग के साथ भेदभाव किया जाता है क्योंकि इसका आधार छुआछूत है। भले आप आर्थिक तौर पे कितने भी सक्षम हो जाए, भले आप शैक्षणिक तौर पे कितने भी सक्षम हो जाए। शिक्षा की बात करें तो बाबा साहब से पढ़ा लिखा और कौन, कितनी डिग्रियां थी इनके पास, नाम लेते लेते पन्ना खत्म हो जाता। उसके बावजूद भी ये भेदभाव उनके साथ हुआ। और आज भी अगर आप सामाजिक तौर पे बोले तो एक मुख्यमंत्री का पद से बड़ा और कौन सा पद, अगर तब उनके साथ भेदभाव हो रहा, तो ये दर्शाता है कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता समाज में भेदभाव की है। और जब तक इस सोच को पूर्ण रूप में कोई समाप्त नहीं करता, तब तक जो लोग ये बात करते हैं, इस सोच तक का हम लोगों को मजबूती से विरोध करने की जरूरत है, जो हम लोगों में बंटवारे की भावना लेकर आने का प्रयास करते हैं। और आज यही आग्रह करने आप लोगों के बीच आया हूं। साथियों, मुझे आप लोगों को ये कहने बताने की जरूरत नहीं है, ये वादा मेरा मेरे समाज के लोगों के साथ है, और उससे बड़ा ये वादा मेरा मेरे पिता के साथ है, जिनको मैंने ये वादा दिया है कि उनके हर अधूरे सपने को उनका बेटा पूरा करेगा। ये वादा मैं उनका नहीं, और उनके सपनों में सबसे बड़ा सपना
यही था कि कैसे हमारे समाज के लोगों को देश में बराबरी का हक, अधिकार मिले, बिना किसी भेदभाव की भावना के साथ वो सर उठाकर घर से आंख में आंख मिलाकर दुनिया का सामना कर सके। इस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है और वो सोच हम ही से शुरू होगी। सबसे पहले तो अपने मन से हम लोग को इस बात को हटाने की जरूरत है कि अनुसूचित जाति से आने वाला कोई भी व्यक्ति कमजोर है। हम में इतनी ताकत है कि देश को दुनिया से आंख मिलाकर बात कर सकते हैं। और चिराग पासवान कौन है भैया? आप ही लोगों में से आया हुआ एक लड़का। और देश का दुनिया का कोई आदमी नहीं है जिससे चिराग पासवान आंख से आंख मिलाकर बात ना करे। दुनिया में कोई ऐसे देश नहीं है जहां पर चिराग पासवान जाकर अपनी बातों को ना रखे। पर साथियों, लोग हैं जो इस सोच का बदला चिराग पासवान को समाप्त कर लेना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि भैया ये लड़का क्यों इतना बोल रहा है, जिनको नहीं पसंद आता कि ये अपने समाज का हाथ पकड़कर क्यों आगे लेकर जा रहा है, जिनको नहीं पसंद आता कि ये अपने पिता के जाने के बाद उनकी सोच को क्यों आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और वो मानसिकता वाले लोग चिराग पासवान को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, चिराग पासवान को तोड़ने का प्रयास करते हैं। पर आज दोनों आप लोग के सामने इस बात को कहूंगा कि जो लोग सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, घबरा जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। मैं टूटने वाला हूं, मैं झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं, जितनी ताकत आजमानी आजमा लो। मेरा समर्पण समाज के उस वर्ग के प्रति है जो आजादी के 75 साल के बाद भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाया। मेरा समर्पण समाज के हर उस व्यक्ति के प्रति है जो आज भी पलायन का शिकार होता है, दूसरे देश दूसरे प्रदेश जाता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए। मेरा समर्पण आज भी हर उस महिला और उस बुजुर्ग के प्रति है जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूसरे राज्य जाते हैं, हर उस महिला के प्रति है जिसका शोषण, जिसके साथ दुष्कर्म सिर्फ इस सोच के साथ किया जाता है कि वो फलाना जाति से आती है। और जब तक इस व्यवस्था को पूरी तरीके से नहीं बदल दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से करके जाते। और ऐसे में साथियों, जरूरत है मुझे आप सबके साथ की, और आप सबके माध्यम से समाज के हर उस व्यक्ति के साथ की जिन्होंने मेरे पिता पर विश्वास किया। मैं चाहता हूं कि जो लोग झूठ बोलने का काम करते हैं उस झूठ को हम लोग पर्दाफाश करें। साथियों, चुनाव आते हैं, बड़ी बड़ी झूठी बातें विपक्ष के द्वारा की जाती हैं। चुनाव के वक्त क्या क्या कहा गया था? आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी। मेरे नेता ने भी इस बात को कहा था, मैं पुनः दोहराता हूं, मेरे पिता भी किसी भी गठबंधन का हिस्सा रहे हो, उनकी एक भूमिका तय थी और उसी भूमिका में आज चिराग पासवान भी है। मैं किसी भी गठबंधन में रहूं, आप लोगों के पहरेदार की भूमिका में मैं उस गठबंधन में हूं। और जब तक चिराग पासवान उस गठबंधन में है, आप लोगों को अपने हक अधिकारों की चिंता के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। ये वादा आप लोगों से करके जाता है। और जिस दिन चिराग पासवान को लगेगा कि गठबंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या गठबंधन में हम लोग की बातों को सुना नहीं जा रहा, तो मेरे पिता ने भी एक मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लात मारने से पहले, अगर मुझे भी लगेगा तो किसी लालच में नहीं बैठूंगा।
साथियों, हाल फिलहाल में लेटरल एंट्री का भी एक मामला आया, जहां पर ऐसे पदों के लिए नियुक्तियां निकाली गई जिन पदों तक पहुंचने की सोच, इच्छा हमारे समाज के लोग रखते हैं, और एक साथ कई रिक्तियां निकाली गई। उस वक्त भी आप लोगों का पहरेदार होने के नाते चिराग पासवान डंके की चोट पर अपनी ही सरकार के सामने न सिर्फ खड़ा होने का काम किया, बल्कि प्रधानमंत्री जी से आप लोगों की समस्या पर चर्चा भी करने का काम किया। और मुझे खुशी है कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने न सिर्फ उन बातों को समझने का काम किया, न सिर्फ समाज की चिंताओं को सुनने का काम किया, बल्कि उस पर तुरंत अमल करते हुए अगले दिन ही इस फैसले को वापस लेकर हम लोगों को सम्मान दिलाने का काम किया। इससे पूर्व संभवतः अगर साल मुझे ठीक से याद है 2019 की शायद ये बात है, 18-19, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण विधेयक को लेकर एट्रोसिटी एक्ट में माननीय न्यायालय के द्वारा कुछ डाइल्यूशन कर दिया गया था, उसको कमजोर करने का प्रयास किया गया था इस कानून को। उस वक्त भी मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जीवित थे, तब भी हम लोगों ने मजबूती से सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखा, और तब भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे समाज की पीड़ा को समझकर तुरंत उस कानून को यथास्थिति में पुनर्स्थापित करने का काम किया। ये ताकत है हम लोगों के समाज की, पर ये ताकत तभी तक है जब तक हम लोग एकजुट हैं। इसीलिए साथियों, आज ये आग्रह करने आए हैं, जो लोग हम लोग को डराकर हम लोग को बांटने का प्रयास करते हैं, कभी आरक्षण का डर दिखाकर, कभी संविधान का डर दिखाकर, पहले तो आप लोगों के सामने मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न आरक्षण को कोई खतरा है, न संविधान को कोई खतरा है। पर खतरा है तो विपक्षी इस बांटने की रणनीति से, खतरा है तो इस बंटवारे की राजनीति से। इसीलिए साथियों, आग्रह करूंगा, एकजुट रहें, एकत्रित रहें। समाज का कोई भी वर्ग हो, अनुसूचित जाति की कोई भी जाति हो, हम लोगों की पहचान तब तक है जब तक हम लोग एक हैं। जिस दिन हम लोगों को बांटने का काम कर दिया, आज भी हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ने का काम करते हैं। आज भी आप चले जाइए, कितनी ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं जहां पे रोस्टर कंप्लीट नहीं होता, जहां पे आज भी मानक के आधार पर हम लोगों की नियुक्तियां नहीं होती हैं। अभी तो हम लोग उस संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं कि जितना बैकलॉग है उसको पूरा किया जाए। अलग अलग सरकारी संस्थाओं में कहां पर हम लोगों की वैकेंसी खाली है, उन पदों को भरा जाए। हम लोग कैसे प्राइवेट सेक्टर में अपना हक ले सके, अभी तो हम लोग यही लड़ाई लड़ रहे हैं। पर उसी में अगर हम ही लोगों को बांट दिया गया, आज एकजुट है तो एक ताकत है, कल को अगर हम लोग अलग अलग बढ़ गए, 1%, 2% वाले बन गए, तो कौन पूछने वाला। इसीलिए समाज में इस भावना का जाना जरूरी है, और यह आग्रह आज आप लोगों से विशेष तौर पर करने आ रहे। समझिए अपनी ताकत, और जो लोग हम लोग को बांटना चाहते हैं वो हम लोग का हित तो कतई नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम लोग बढ़ जाए। आज एकता से हम लोग अपनी मांगों को पूरा करा सकते हैं, कल को जब हम लोग बटे रहेंगे तो कौन सुनेगा, और नहीं भी सुनेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कितनी तो आबादी है इस जाति की। इस सोच के साथ ये लोग आगे काम करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए साथियों, आज अपनी बातों को समाप्त करने से पहले, जहां एक तरफ
इस बात का, प्राइवेट सेक्टर का ही तो हम जिक्र किए सुबोध, जहां एक तरफ इस बात का आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चिराग पासवान की रगों में जब तक खून है, मेरे शरीर में जब तक खून का एक भी कतरा बाकी है, वो कतरा आज से ही आप लोगों के लिए समर्पित है। देश से भूल जाइए, प्रदेश देश से भूल जाइए, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से भी भिड़ना होगा आप लोगों के लिए, तो भी चिराग पासवान नहीं सोचेगा, तब भी आप लोगों के लिए खड़ा रहेगा। पर यह भी हकीकत है कि चिराग पासवान अकेला इस लड़ाई को कतई नहीं लड़ सकता। जरूरत है मुझे आप सबके साथ की। जब आप लोगों के लिए लड़ता हूं तो ऊर्जा भी मुझे आप ही सबसे मिलती है। जब आप लोगों के लिए संघर्ष करता हूं तो मेरी ताकत भी आप ही बनते हैं। ऐसे में हर एक व्यक्ति को जो यहाँ पर मौजूद है और जो आपके गांव में है, उनको जाकर आप लोगों को ये विश्वास दिलाना होगा कि जब तक वो व्यक्ति चिराग पासवान बनकर चिराग पासवान के साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक हम लोग इस लड़ाई को अंजाम तक लेकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर किसी को चिराग पासवान बनना होगा। बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं तो हाथ उठाकर बताएं, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? साथियों, बस मेरा साथ दीजिए, बदले में अपने समाज के मुख्य धारा के साथ जोड़ूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। साथियों, आज विपरीत परिस्थितियों में भी आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, हृदय से आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं। मैं SC/ST प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष परशुराम जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इतनी विपरीत परिस्थिति में इस कार्यक्रम को इतनी भव्यता के साथ आयोजित करने का काम किया। मैं जानता हूं बिहार में 12-13 जिलों में बाढ़ से प्रभावित है। पिछले 2 दिनों से एकदम भयावह परिस्थिति बनी हुई है। मैं आज खुद कोसी के उस इलाकों में कई जिलों में आज हम लोग दौरा करेंगे। आज इस कार्यक्रम के बाद हम लोग पूर्णिया जाएंगे, सहरसा में रात में हम रुकेंगे। कल भी कई ऐसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में हम लोग जाएंगे, सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार की कोई मदद की जरूरत में कोई कमी तो नहीं पड़ रही। इन तमाम चीजों का आकलन हम लोग आज से लेकर कल तक हम लोग करेंगे। पर उसके बावजूद आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पर आपने आने का काम किया है, इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। साथियों, आगामी 28 नवंबर को पार्टी का स्थापना दिवस ऐतिहासिक रूप में मनाया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में लंबे समय के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक बड़ा कार्यक्रम, एक भव्य रैली का आयोजन करने जा रही है। इसके लिए पूरे आदर के साथ आप लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं। आप सब अपने घर परिवार के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सोच को आगे बढ़ाने का काम हम लोग वहां से करें। अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ हमारी पार्टी के सबसे मजबूत स्तंभ है। एक ऐसा प्रकोष्ठ है जो हमारी पार्टी की रीढ़ है। इसको जितना मजबूत आप लोग करेंगे, उतनी मजबूत हमारी पार्टी होगी। मैं यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानचंद गौतम जी का भी विशेष तौर पर मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। जोरदार ताली आप लोग इस प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बजाए। वही पुनः परशुराम जी का मैं धन्यवाद करता हूँ।
एक बार फिर से बिहार के अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रखंडों से, अलग अलग पंचायतों से, अलग अलग गांव से आए हुए अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हमारे तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी, प्रेस मीडिया के हमारे तमाम पत्रकार साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं बहनों, आप सबको चिराग पासवान का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोग आए और इस कार्यक्रम को आप लोगों ने इतना सफल बनाने का काम किया। आदरणीय रामविलास पासवान हमारे, आदरणीय रामविलास पासवान हमारे, लोक जनशक्तिवादी रामविलास जिंदाबाद, लोक जनशक्तिवादी रामविलास जिंदाबाद, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।